ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये तो हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ का डेफिनेशन, ठीक है। अब समझो ये लॉ कहता क्या है। कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, मोमेंटम के दर में बदलाव, मतलब मोमेंटम घटना मोमेंटम बढ़ना, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है, मोमेंटम का घटना बढ़ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूला बना के रखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यहाँ रेट लिखा हुआ ना, रेट शब्द, इसका मतलब होता है टाइम के संबंध में। ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम के संबंध में। तो हम इसको सही से कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट का मतलब हुआ मोमेंटम चेंज बाय टाइम। रेट जहां भी लिखा हुआ है ना, रेट का मतलब होता है टाइम। टाइम के साथ मोमेंटम में जो बदलाव हुआ वो पूरी तरह से निर्भर करेगा फोर्स पे। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, मोमेंटम में जो बदलाव हुआ टाइम के साथ साथ, जैसे 1 मिनट में मोमेंटम बढ़ गया, 1 मिनट में मोमेंटम घट गया, है ना, तो ये जो बदलाव हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, बल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, आया समझ में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये लगेगा, ये फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये हम कल बता दिए थे, फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो उसी डायरेक्शन में ये लगेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अपना काम कर रहा है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो सेकेंड लॉ समझ में आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन विच इट एक्ट्स। ठीक है, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बॉडी ये है, मान लो ये एक बॉडी है, ये अभी इस गति से चल रहा है। ठीक है, इसका मोमेंटम ये है। मोमेंटम का मतलब क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। कुछ मास हो और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसी को मोमेंटम कहते हैं। तो इसके पास कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी से ये चल रहा है। लेकिन अगर हम इस पर फोर्स लगा दें इसी डायरेक्शन में, तो इसके समय के साथ इसके वेलोसिटी में बदलाव आया ना, इसके समय के साथ इसके वेलोसिटी बढ़ गया, समय के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ गया, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो चीज समय के साथ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ रेट लिखे। रेट मतलब दर, है ना, दर। आया समझ में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समय के साथ मोमेंटम में जो बदलाव होता है वो सीधे सीधे निर्भर करता है फोर्स पे। क्लियर है, यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। मतलब हम किसी चीज में ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम, उसका एक्सेलरेशन, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। आया समझ में, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। और किसी चीज में कम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम कम होगा। कल देख रहा था ना टेनिस बॉल वाला में, अगर मास ज़्यादा था तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी पे आ रहा था। उसी तरीके से हुआ ना, फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डायरेक्टली निर्भर करता है। क्लियर है, तो मोमेंटम में कितना बदलाव होगा ये सीधा सीधा फोर्स पे निर्भर करेगा। ठीक, अब इसी चीज़ को अगर हम लिखें, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज है ना, अगर हम ये लिखें तो मान लो कोई बॉडी है जिसका इनिशियल मोमेंटम जो था, इनिशियल, इतना उतार लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, उतार लो इतना। देखो तो यहाँ लिखा हुआ है मोमेंटम चेंज बाय टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी अगर कहीं से चल रहा है, ठीक है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम मान लो mu था, इनिशियल मोमेंटम mu था। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम, किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम mu था, u से इनिशियल दिखाते हैं। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम था mv, फाइनल को v से दिखाते हैं। ठीक है, अब टाइम को दिखाते हैं t से, जो टाइम लगता है, टाइम टेकन, t से दिखाते हैं, स्मॉल t से। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला के तौर पे लिखते हैं। मोमेंटम चेंज का मतलब,
मोमेंटम में जो बदलाव आया, याद करो जब हम बोल रहे थे वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन चेंज, है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते थे ना, v माइनस यू करते थे ना, तो हम करते हैं एम वी माइनस एम यू बाई टी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब सेकंड में एक काम करते हैं, m को, m और m कॉमन है, m को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा यहाँ क्या, v माइनस यू बाई, बोलते जाओ, t, v माइनस यू बाई टी बचा, ठीक है। अब अगला स्टेप में चलें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, v माइनस यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला है, v माइनस यू बाई टी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ करें m इंटू ए, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो साथ में एक कांस्टेंट लाता है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक नियतांक लाता है, तो ये कांस्टेंट होता है k, ठीक है, तो हो जाएगा k इंटू एम इंटू ए। ये जो k है, ठीक है, ये जो k है ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू 1 रख दें इसके जगह में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कहाँ से आया फॉर्मूला फोर्स का, पता चला, फर्स्ट लॉ में हमको फोर्स के बारे में पता चला, सेकंड लॉ में फोर्स का फॉर्मूला पता चला, है ना। अगर हम इसी फॉर्मूला को यहाँ लिखते हैं तुम्हारे लिए, F इज इक्वल टू एम ए, इसी फॉर्मूला को हम चाहें तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं ना, A इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फोर्स के टर्म में ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का फोर्स के टर्म में ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। आया समझ में, इसको उतार लो। अब एक बात बताओ, जब F इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है, और A इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है, तो हम यहाँ से फोर्स का अगर हम बोले कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स का क्वांटिटी बताओ, कल भी बताए थे, वेक्टर क्वांटिटी है। अरे फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, एक डायरेक्शन पता होता है ना कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का, बताओ, केजी मीटर, एक्सेलरेशन का यूनिट स्क्वायर होता है ना, एक्सेलरेशन को स्क्वायर से लिखते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर सेकंड कैसे होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही शॉर्ट में हम न्यूटन कहते हैं, क्लियर है। तो न्यूटन किसका यूनिट हुआ, फोर्स का ऐसा यूनिट हुआ, क्लियर है। और दूसरे अगर ऐसे पूछे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। तो सेकंड लॉ हमको कहता है, रिवाइज कर लो एक बार फास्ट रिवाइज, सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन विच इट एक्ट्स, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम के दर में, मतलब टाइम के साथ मोमेंटम में जो बदलाव आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। फोर्स जितना ज़्यादा तेज से लगेगा मोमेंटम उतना जल्दी बदलेगा, फोर्स जितना धीरे लगेगा मोमेंटम में उतना कम बदलाव आएगा। आया समझ में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, क्लियर है।
अब फोर्स जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम चेंज या रेट किसी भी चेंज को हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंटम चेंज को हम लिखे एम वी माइनस एम यू, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम टेकन को टी, ठीक है। फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम एम यहाँ कॉमन आ गया, एम को कॉमन लिए, वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी को हम एक्सेलरेशन के तौर पे लिख सकते हैं ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन के आता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो के आता है, के इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1 होता है। अब किसी के साथ 1 वैल्यू रख दो तो वैल्यू पे कोई बदलाव आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो सेकेंड लॉ हमको बताता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ से क्या पता चलता है, फर्स्ट लॉ से हमको फोर्स का डेफिनेशन पता चलता है कि फोर्स आखिर में है क्या, ठीक है। सेकेंड लॉ से हमको फोर्स और एक्सेलरेशन और मास, इन सभी के बीच में ये संबंध पता चलता है, इन सभी के बीच में रिलेशन पता चलता है समझ में कि, और ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला भी पता चलता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला भी पता चलता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है अब समझ में आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला न्यूटन के सेकेंड लॉ से निकला है। क्लियर हुआ बात? अब अगर हम बोलें कि ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, तो अभी मान लो एक क्रिकेटर है, ठीक है, अगर कैच आ रहा है उसके पास, बहुत तगड़ा कैच आ रहा है, तेजी से कैच आ रहा है, कभी भी कैच ऐसे लिया जा सकता है, एक हाथ ऐसे करके यहीं पे खुला रखे और डायरेक्ट कैच आए, इसमें हम बंद कर ले, बॉल बहुत स्पीड से आ रहा है और हम उसको डायरेक्ट आए हाथ में ऐसे पकड़ ले, ऐसा संभव है? कभी देखा है कैच को ऐसे पीछे की ओर ले जाते हुए? हाथ को ऐसे आता है कैच स्पीड में और उसको ऐसे पीछे की ओर ले जाते हैं। नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? हाथ में टकराएगा और गिर जाएगा बॉल, मतलब हाथ में चोट भी लगेगा और बॉल भी छिटक जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉल आ रहा होता है उस समय उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम होता है। मास और कल बताए थे ना, वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगा तो बॉल का मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो मोमेंटम हाई होता है, उस मोमेंटम को घटा के ज़ीरो करने के लिए, ताकि उस मोमेंटम को घटा के ज़ीरो कर दे, बॉल आसानी से हमारे हाथ में भी रुक जाए और चोट भी ना लगे। इसीलिए उतना भारी जो बॉल होता है, ठीक है, जो क्रिकेट का सीजन बॉल होता है, उसको भी कैच लिया जा सकता है आसानी से, ठीक है। क्यों? उसका मोमेंटम को डिक्रीज करके। अब अचानक से हम ऐसे लेंगे, हाथ में लगेगा, हाथ में भी चोट लगेगा और कैच भी नहीं होगा। क्लियर है? आया समझ में? यदि हम तुमको बोले लॉन्ग जंप मार दो, कहीं पे दौड़ते हुए जाओ और कहीं से कूद जाओ, ठीक है, तो स्कूल वगैरह में जब लॉन्ग जंप वगैरह होता है तो आगे में बालू बिछा दिया जाता है, ताकि कोई दौड़ते हुए आए और जिस मोमेंटम से वो दौड़ रहा है, कूद तो गया लेकिन अभी भी उसके पास मोमेंटम है, तो उस मोमेंटम को बालू क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, बालू कम कर देगा उस मोमेंटम को। या फिर ऐसे ये ओलंपिक्स वगैरह में देखता होगा, वो डंडा लेकर के लॉन्ग हाई जंप करने के लिए जाता है, डंडा लेके दौड़ता है, ऐसे गाड़ता है, उसके बाद फिर ऊपर से ऐसे कूदता है, नीचे गद्दा लगा हुआ रहता है, ठीक है। क्यों गद्दा? इसलिए रहता है ताकि जो मोमेंटम से वो गिर रहा है उस मोमेंटम को गद्दा एब्जॉर्ब कर ले, जीरो कर दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? वो आदमी जो नीचे गिरेगा वो हो सकता है मर भी जाए, है ना, उसका कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा हड्डी वड्डी। आया समझ में? तो मोमेंटम को डिक्रीज किया जाता है, यही कारण है। ये सब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है, ये सारा का सारा जो हम बोले न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। क्लियर है? मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पे क्लियर हुआ, मोमेंटम पे पूरी तरीके से निर्भर करता है न्यूटन का सेकेंड लॉ।